नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, एक नई शुरुआत आज के दिन से लेकर के आने वाले 20 दिन तक आपके लिए 20 पेपर बनाए गए हैं सामाजिक अध्ययन के, एसएसटी के, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए। आप लोग अगर इन 20 के 20 मॉडल पेपर्स को अच्छे से तैयार करते हैं ना, तो मैं कह सकता हूँ कि आप 70% प्लस पेपर के अंदर बहुत इजीली क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे। आने वाले जस्ट 20 मॉडल पेपर्स के लिए आपको बोला जा रहा है। जो क्वेश्चन है उनके साथ में जो बातें बताई जाती हैं, विशेषकर आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। चलो तो देखो, हम शुरुआत करते हैं, टाइम ख़राब नहीं करेंगे। आपका पेपर 60 क्वेश्चंस का होता है और 60 क्वेश्चन के साथ में आपको 60 नंबर का पेपर आता है। 60 क्वेश्चन 60 नंबर और लगभग 60 मिनट का ही टाइम आपको एग्ज़ाम में मिलता है। हम तो यहाँ पर पहले ही कर लेंगे, 60 मिनट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे लिए टाइम इम्पोर्टेंट है। तो हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी इन सभी क्वेश्चन को हम हल करें। पहला प्रश्न आपके सामने है, 12 यूनिट है आपके, 12 यूनिट से 60 प्रश्न आने हैं। जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? जोती हुई जो कृषि भूमि होती है उसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, बनवाली से या हड़प्पा से? दोस्तों, ये प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। हमारा होगा इसमें पहला ऑप्शन राइट आंसर। देखो, जो प्राचीन दृष्टवती नदी है ना और सरस्वती नदी घाटी है, वर्तमान गगन नदी का जो क्षेत्र है ना, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो इस क्षेत्र में सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता यहाँ पे हम कह सकते हैं पुष्पित हुई है। इसकी खोज है ना 1952 के अंदर अमलानंद घोष के द्वारा करी गई थी। अमलानंद घोष के द्वारा, ठीक है। उत्खनन अगर आपसे पूछ ले, उत्खनन कब हुआ था इसका? 1961 से 64 तक चला था। बीबी लाल और बीके थापर, इनके द्वारा। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से मिले थे और यहाँ से पशु पक्षियों के जो स्वरूप वाले खिलौने थे वो भी मिले, मिट्टी के मुहर मिली, मिट्टी की मुहर। इसके अलावा भूकंप, चूड़ियाँ, कांच के मनके। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये कांच के मनके कहाँ से मिले, चूड़ियाँ कहाँ से मिली, मिट्टी की मोहर कहाँ से मिली, ये सब। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए, बेहतरीन प्रश्न है आपके सामने। वैदिक काल के बारे में निम्न में से जो कथन है उनके ऊपर आपको विचार करना है। वैदिक काल के बारे में कथन नंबर 1 देखिए, गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहा जाता था। तीसरा है, व्यापारी वर्ग को विश कहा जाता था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? 3 कथन है, कौन कौन से सही हैं आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप पूछो मत। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। तो देखो, यहाँ पर ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो पहला स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल सही है। गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। देखो, वैदिक काल में है ना, गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों का श्रेष्ठ माना जाता था। इसी आश्रम में जो 5 महायज्ञ हैं, 3 वर्गों में बटे हैं, धर्म, अर्थ, काम और जो निवृत्त होना, ये सब इसके अंदर माना गया है। ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। वैदिक काल में ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था और वैदिक काल में गाय को है ना, गाय को पवित्र पशु भी माना गया है, ठीक है। इसको गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या, इसका मतलब न मारे जाने योग्य। वैदिक काल में जो धनी व्यक्ति होते थे ना, धनी व्यक्ति, उनको क्या कहा जाता था दोस्तों? गोमत। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा जो होता था ना वैदिक काल में, राजा को कहा जाता था गोपति। क्या कहा जाता था? गोपति। और समय जो हम बोल रहे हैं ना, समय को वैदिक काल के अंदर गोधूली कहा जाता था। गोधूली। पुत्री जो थी ना, पुत्री को दोस्तों कहा जाता था दुहिता। ये नाम याद होने चाहिए भाई आपको, 4 के 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
वैदिक काल में धनी व्यक्ति को क्या कहते थे? गोमत। वैदिक काल में राजा को क्या कहते थे? गोप्ती। और वैदिक काल में समय को क्या कहते थे? गोधूली। वैदिक काल में पुत्री को क्या कहा जाता था? दुहिता। आपने भी देखा होगा, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से। ठीक है, 4 तो ये चीज़ें मैंने लिखवा दी हैं। 5वां, गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, ये सही बात है। और ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहते थे, ये भी आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे क्या होगा सर, ये गलत क्यों है? तीसरा देखो, व्यापारी वर्ग को विश कहा जाता था। व्यापारी वर्ग को नहीं कहा जाता था दोस्तों विश। विश तो वैदिक काल के अंदर जो कबीला हुआ करता था ना, कबीले के अर्थ के रूप में लिया जाता था विश, तो ना कि व्यापारी वर्ग को। और ऋग्वेद के अंदर विश का अर्थ, विश का जो नाम है ना, ये 107 बार लिया गया है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। चलो, तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बताइए, महावीर स्वामी के बारे में प्रश्न पूछ रहा है आपसे। महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 4 कथन है भाई, पेपर इतना सॉलिड है कि आप पूछो मत। अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सारा नॉलेज यहाँ से मिलने वाला है। पूरा का पूरा पेपर आप सभी दोस्तों को करना है। तो देखो, महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन है, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। कथन नंबर 2, उनके बचपन का नाम वर्धमान था। उनकी माता का नाम महामाया था। वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। क्या आंसर होगा? केवल 2, केवल 2, 3, 1, 2 या फिर 1, 4? बताइए। चलो देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही कथन का चयन करना था आपको यहाँ पे। देखो, सही करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। नहीं दोस्तों, इनका जन्म है ना, इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व के अंदर वैशाली में। और ये वैशाली कहाँ है? कुंडग्राम, बिहार जिले के अंदर, बिहार राज्य के अंदर है ये। कुंडग्राम के निकट वैशाली बिहार के अंदर है। तो इनका जन्म, ये गलत बात हो गई एक तो। दूसरी बात, वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। क्या प्रथम थे क्या? नहीं दोस्तों, ये तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी तो जैन धर्म के। इनके बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। तो इनके बचपन का नाम सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 तो सही है इसमें। वर्धमान महावीर इनके बचपन का नाम था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनकी माता का नाम महामाया नहीं था दोस्तों। इनकी जो माता थी उनका नाम था त्रिशला। ठीक है, माता का नाम त्रिशला था। और ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत। ओके, इसमें तो दूसरा ऑप्शन सही है ओनली, केवल एक ही ऑप्शन सही आ रहा है इसमें। ठीक है, हाँ। इनके पिता का नाम भी अगर आपसे पूछ रहे ना, तो इनके पिता का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। ठीक है, पिता का नाम सिद्धार्थ था, पत्नी का नाम था यशोदा। यशोदा नाम था पत्नी का। इनका दामाद का नाम भी कई बार पूछ लेता है, दामाद का नाम था जामाली। ठीक है ना। चलो, तो याद रखिएगा, उनका जन्म तो हुआ था वैशाली के अंदर बिहार में कुंडग्राम के निकट 540 ईसा पूर्व में। माता का नाम त्रिशला था। वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। पिता का नाम सिद्धार्थ था, पत्नी का नाम यशोदा था, दामाद का नाम जमाली था। ऑप्शन नंबर पहला होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बौद्ध साहित्य में उल्लेखित महाजनपद काल में अवंती में निम्नलिखित में से कौन सा एक राजवंश शासन करता था? इक्ष्वाकु, हर्यक, पौरव या प्रद्योत? बताइए। कई दोस्त गलत भी कर देंगे, ऊपर वाले को सही किया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आप में से बहुत सारे लोग गलत करने वाले हैं। खैर कोई बात नहीं है, गलत भी करोगे तो हम आपको बता रहे हैं सही। हम इसीलिए तो करवा रहे हैं ताकि आप सही करो आगे आने वाले टाइम में चीज़ों को। तो देखो, महाजनपद काल में अवंती में प्रद्योत राजवंश का शासन था। बुद्ध काल के अंदर चंड प्रद्योत यहाँ का प्रसिद्ध शासक हुआ करता था। चंड प्रद्योत वही जो मगध में नरेश जो बिंबिसार था उसका समकालीन था। अवंती 2 भागों में डिवाइड हो रखा था, एक तो उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। क्लियर है। इसकी राजधानी उज्जैन और महिष्मती थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बताओ भाई, मौर्य, नंदवंश, गुप्त वंश या लिच्छवी राजवंश? पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? हाँ, ऑप्शन नंबर जाएगा इसमें डी, राइट आंसर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर का। तो इसमें ज़रा आप मुझे उत्तर बताइए। अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है।
देखो कथन क्या है, पहला कथन है अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है, ठीक है। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। भाषा और लिपि अलग होती है। जैसे हिंदी भाषा है ना, तो हिंदी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है, संस्कृत भाषा देवनागरी में लिखी जाती है, मराठी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। ऐसे ही पूछ रहा है भाई, भाषा तो उनकी प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी, तो या दोनों सही हैं या गलत हैं, आपको बताना है सही कौन कौन से हैं इसमें। तो बताइए। देखो दोस्तों, ये दोनों ही सही हैं। लिपि तो इनकी ब्राह्मी थी और भाषा इनकी प्राकृत थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अशोक मौर्य शासक था और एक काफ़ी महान शासक हुआ था। राज्याभिषेक से पहले ये जो उज्जैन था ना, अवंती और तक्षशिला, वहाँ का प्रांतीय शासक था। अशोक जो था ना, अशोक, ये जो शासित देश थे उनमें जो शिला पत्थर थे बड़े बड़े, उनके ऊपर संदेश खुदवाने वाला प्रथम शासक था। तो ध्यान रखिएगा, अशोक प्रथम भारतीय सम्राट हुआ जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया था। गुर्जरा, मास्की, नेटूर, ये काफ़ी अभिलेख इसके फेमस है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? जालोर, चूरू, सीकर और बीकानेर। बताइए क्या उत्तर होगा इसमें। हाँ तो भाई हमारा यहाँ पर आंसर होगा, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म जालोर जिले के अंदर हुआ था, भीनमाल जालोर में। कवि मार्क की जन्मस्थली। ब्रह्मगुप्त ने ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करके एक सिद्धांत दिया था, कौन सा? ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत। ये सिद्धांत भी आप ध्यान में रख सकते हो इनका। ब्रह्मगुप्त ने अपना सबसे बड़ा योगदान दिया था गणित के क्षेत्र में, रेखा गणित पर, चतुर्भुज वगैरह, ये इसी की देन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, विक्रमाशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? गोपाल, देवपाल, धर्मपाल या महेंद्रपाल? तो बताइए जल्दी से, हु वॉज द फाउंडर ऑफ विक्रमाशिला यूनिवर्सिटी? धर्मपाल। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। धर्मपाल का नाम भी भारत के महान शासकों में लिया जाता है। इसको महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, कई उपाधियां मिली हुई थी। पाटलिपुत्र में एक बहुत बड़े दरबार का आयोजन किया गया था इसके द्वारा। स्वयं बौद्ध था और उसने विक्रमशिला है उसका प्रसिद्ध बौद्ध विहार बनवाया था। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? कंपुचिया, कंबोडिया में, श्रीलंका में, चीन में या म्यांमार में? बढ़िया। तो इस तरह के ऑप्शन दिखते हैं तो हम उनमें तुक्का लगा ही देते हैं। पहला ऑप्शन ही होगा, आप सही सोच रहे हैं। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंपुचिया ही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा करवाया था। खम्मीर शासक था सूर्यवर्मन सेकंड। हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत में आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, चंद्रगुप्त द्वितीय, सम्राट हर्ष मौर्य फर्स्ट या चंद्रगुप्त प्रथम? क्या उत्तर होगा इसमें? हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? गाइज यहाँ पे हमारा आंसर होगा सम्राट हर्ष के टाइम पीरियड में आया था। ये बी ऑप्शन होगा। हेनसोंग, हर्ष के मतलब समझ रहे हो, हर्षवर्धन की बात हो रही है। हर्षवर्धन ही है ये हर्ष, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसका टाइम पीरियड 606 से लेकर के 647 ईसा पूर्व तक का रहा है। लगभग 636 में कन्नौज आया था ये, 637 में नालंदा गया था और 1.5 वर्ष तक रह करके वहाँ पे योग शास्त्र का अध्ययन किया था। हर्ष के द्वारा कन्नौज में आयोजित एक धर्म सभा थी, उसकी अध्यक्षता भी इसके द्वारा की गई थी। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप। सल्तनत कालीन प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो निम्न में से किसके शिष्य थे? बताइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, बाबा फरीद के, हजरत निजामुद्दीन औलिया के? दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा हजरत निजामुद्दीन औलिया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन और काफ़ी फेमस इतिहासकार थे। खुसरो ने हिंदुस्तान के अंदर 9 सुल्तानों का शासन देखा है। इसके द्वारा खजाइन उल फतुह, मुरातुल कमान, देवल रानी, कई पुस्तकें लिखी गई थी। तोतिया ए हिंद की उपाधि भी अलाउद्दीन खिलजी ने इसको दी थी।
इसने सितार वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। सितार वाद्य यंत्र याद रखना का आविष्कार किसने किया था, पूछ ले तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। चलो, ये शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने दिल्ली को अपना प्रमुख केंद्र बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। किसका जन्म राजपूत माँ के गर्भ से नहीं हुआ? जहांगीर, खुसरो, शाहजहां या औरंगजेब? क्या उत्तर होगा? बढ़िया। देखो, जहांगीर का हुआ, खुसरो का हुआ, शाहजहां का हुआ, बट औरंगजेब का नहीं हुआ। मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब इनका पूरा नाम था। इनका जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1618 के अंदर। कहाँ हुआ था? दोहद के अंदर हुआ था। ये शाहजहां और मुमताज महल की 6वीं संतान थी। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? मोहम्मद नजीर तथा अब्दुस्समद, सैयद अली तथा अब्दुस्समद, मोहम्मद नजीर तथा सैयद अली और मंसूर तथा सैयद अली। 13 नंबर के क्वेश्चन में क्या उत्तर होगा? दोस्तों, हमारा यहाँ पर आंसर होगा सैयद अली तथा अब्दुस्समद। बी ऑप्शन राइट आंसर। हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाला ये प्रसिद्ध चित्रकार था मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल सिराजी। ये दोनों चित्रकार फारसी चित्रकला के जन्मदाता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्या आंसर होगा? निम्नलिखित में से किसने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जो सेना थी ना, उसका नेतृत्व किया था? कर्नल कैलेंड ने, सर आयरनकूट, मेजर मुनरो या मेजर याक? बताओ। बढ़िया। देखो दोस्तों, इस प्रश्न में हमारा सही उत्तर होगा मेजर मुनरो, तीसरा ऑप्शन। बक्सर का युद्ध हुआ कब था? 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था दोस्तों, 1764 में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में। अवध के नवाब थे सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। उसकी सम्मिलित सेनाओं के बीच में हुआ था। इसमें अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो, इसकी सेना जीत हुई थी। इस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। 15 नंबर का प्रश्न देखें। डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? कुशासन का आरोप, राज्य हड़पने की नीति, सहायक संधि या फिर इनमें से कोई भी नहीं? देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा कुशासन का आरोप, ठीक है, कुशासन का आरोप। देखो, आपको बता दूं, जो गवर्नर जनरल था ना, लॉर्ड डलहौजी, इसने साम्राज्य विस्तार के लिए 3 नीतियां अपनाई थी। और वो 3 नीतियां कौन कौन सी थी भाई? एक नीति तो थी विजय के द्वारा, विजय पाने के द्वारा, मतलब विजय के द्वारा। एक थी विलय के द्वारा, विजय और विलय की व्यपगत नीति है ये तो, व्यपगत नीति, व्यपगत सिद्धांत। और एक कुशासन आरोप। कुशासन आरोप से मतलब समझ रहे हो आप? मतलब आप सही शासन नहीं चला रहे हो। जैसे महाभियोग को लगाया जाता है ना राष्ट्रपति के ऊपर, संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है, वैसे ज़बरदस्ती थोप देना भाई। वहाँ पर तो खैर सब कुछ प्रूव करना पड़ता है, लेकिन उस टाइम में उनका चलता था तो वो कर देते थे। कुशासन के आरोप के ऊपर 1856 के अंदर अवध के नवाब थे वजीद अली शाह, उनका अधिग्रहण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल। बताओ तो इसमें क्या उत्तर होगा? तो साथियों, यहाँ पे हमारा आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, दूसरी हुई थी 11 दिसंबर को, तीसरी हुई थी 13 दिसंबर को, ठीक है। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 1946 में हुई थी ये तीनों। इसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और दूसरी के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे ये। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा? राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 17। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के परिवर्तन का अधिकार देता है? बताइए।
हाँ, आर्टिकल 229, 32, 124 और 226 यही होगा इसमें डी ऑप्शन। देखो, उच्च न्यायालय भारतीय संविधान का जो भाग 6 है ना, उसके अंदर एक आर्टिकल है, सॉरी 214 से लेकर के 231 तक ये उल्लेखित है इसमें। एक हमारे संविधान का आर्टिकल है 114 नहीं, 214 नंबर का आर्टिकल है, ठीक है। 214 नंबर का जो आर्टिकल है ना, उसके अनुसार राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 231 इसमें क्या है, इसके तहत संसद विधि बना करके 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का गठन करेगी और उसकी आधिकारिता के अंदर वृद्धि और कमी भी कर सकती है। 226 नंबर का आर्टिकल उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के परिवर्तन का अधिकार देता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर का। संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है, बताइए कौन सी समिति की सिफारिश है वो? संथानम समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग, शाह आयोग या स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर? मूल कर्तव्यों को साथियों डी ऑप्शन ही होगा इसमें राइट आंसर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर हमारे संविधान के अंदर अमेंडमेंट किया गया था 42 नंबर का संविधान संशोधन 1976 के अंदर। इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, 19 नंबर का प्रश्न देखिए। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म: समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 42, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39, ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 41, कृषि और पशुपालन का संगठन आर्टिकल 43। सुमेलित युग्म पहचानना है दोस्तों आपको। चलो देखते हैं, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 42 में नहीं है, ये है आर्टिकल 39A के अंदर, ठीक है सर। यस, इसका मतलब ये आंसर नहीं है इसका। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, ये आर्टिकल नंबर 39 में ही है। ऑप्शन नंबर फिर हमारा यही सही हो जाएगा। तो फिर ग्राम पंचायतों का संगठन 41 में नहीं है, 40 में है। कृषि और पशुपालन का संगठन 43 में नहीं है, 48 में है। सब कुछ क्लियर है आपका? चलो आगे देखते हैं, 19 हो गया। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए। सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? परस्पर आदर, दक्षता, उपभोक्तावाद या प्रतिस्पर्धा? बढ़िया, परस्पर आदर नंबर 1 ऑप्शन सही उत्तर करेंगे। परस्पर समानता, सोशल इक्वलिटी, किसी समाज की वो अवस्था होती है दोस्तों जिसके अंतर्गत उस समाज के सभी जो व्यक्ति हैं उनको सामाजिक आधार पर समान महत्व प्राप्त हो। और सामाजिक समानता के लिए परस्पर आदर का मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? परस्पर आदर। क्लियर है? अगला चलते हैं, 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग, महान्यायवादी और लोकसभा अध्यक्ष? बता दीजिए क्या आंसर होगा इसमें। बढ़िया, देखो हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 103, 103 नंबर का आर्टिकल। इसके तहत क्या है ना, लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और राय के अनुसार कार्य करेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे बी ऑप्शन, निर्वाचन आयोग। सबका सही था? आगे चलते हैं, लाइक का बटन भी दबना चाहिए फिर तो। देखो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। आप चाहे मानो भले मत मानो, एक पेपर बनाने के अंदर पूरे 2 दिन का टाइम लगता है और वो भी रात दिन। ये मानो 24 घंटे में 4 से 4.5-5 घंटे ही सोना होता है, वो भी बहुत मुश्किल से मान के चलो। और रात दिन लैपटॉप में, मोबाइल में ऐसे देखना, तो दिमाग के ऊपर देखो कितना स्ट्रेस पड़ता है। तो प्रश्न बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, वो भी सेलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे तो छापने को तो हम कुछ भी छाप सकते हैं, क्वेश्चन तो अथाह भंडार पड़ा है। आपको 50-50 हज़ार प्रश्नों की गाइडें मिल जाएंगी, है ना। बट उनसे मतलब क्या है, हमें तो वो चीज़ें पढ़नी है ना जो एग्ज़ाम में आने लायक है। तो वो चीज़ें सेलेक्ट करने का
जो काम है हम आपके लिए बेहतर ढंग से कर रहे हैं, ये आप देख भी पा रहे होंगे। पिछले कुछ दिनों से हमने ये सीरीज चला रखी है, तो आप लोग अच्छे से जज कर पा चुके होंगे इस टाइम तक तो कि यहाँ पे जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इवन मैं इतना बोल सकता हूँ कि 95% तक आपको मैटर जो है ना इन मॉडल पेपर्स में से मिल जाने वाला है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो आप इन पेपर को हल्के में मत लेना, बस इतना कह रहा हूँ मैं। याद होने चाहिए सभी प्रश्न। चलो देखो, इसमें आंसर होगा दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, है ना भाई। डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के सदस्य। अब देखो उसमें निर्वाचित सदस्य भी आते हैं, है ना, और मनोनीत भी आते हैं। दोनों तरह के आते हैं, मनोनीत भी आते हैं और निर्वाचित भी। राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली और पौंडीचेरी की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य केवल, और यहाँ पर दोनों भाग लेंगे उपराष्ट्रपति में। उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मतदान के माध्यम से होता है। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादियों को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 84, 85, 87, 88। बताइए। ये दोस्तों आंसर आएगा 88, डी ऑप्शन। अनुच्छेद 88 के अनुसार मंत्रियों और महान्यायवादियों को संसद के किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन इस अनुच्छेद के आधार पर मत देने का अधिकार नहीं है दोस्तों। मत नहीं दे सकते आप इसके आधार पर। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलो, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती है? 91, 84, 44 या 42? बताओ कौन सा अमेंडमेंट था वो? दोस्तों वो था 91। 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। ठीक है, तो भारतीय संविधान के मूल संविधान में मंत्री परिषद के आकार से संबंधित कोई उपबंध नहीं था वैसे तो, लेकिन संविधान के अंदर 91वां संविधान संशोधन किया गया। इसके माध्यम से आर्टिकल 75 एक, इसके आगे भी क्या और लगा देना, इसमें ये अंतर स्थापित किया गया, ये उपबंध। ठीक है, कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। जैसे 100 सदस्य हैं तो 100 में 15% से ज़्यादा, मतलब 15 से ज़्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते। ठीक है, 500 हो गए। अब 500 मान लीजिए आप, तो 500 के अंदर 75 से ज़्यादा नहीं बना सकते आप मंत्री। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? बताओ। आर्टिकल 115, 116, 226 और 249। गाइज यहाँ पे हमारा आंसर होगा आर्टिकल 249। 249 नंबर के आर्टिकल के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो संसद उस विषय के संबंध में कानून बना सकती है। ऐसा कानून 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 26 देखें, प्रदीप्ति व्रत क्या है? कौन सा व्रत भाई? प्रदीप्ति व्रत के बारे में बता दीजिए, क्या है प्रदीप्ति व्रत? वो व्रत जो ग्लोब के 2 भागों में विभाजित करता है। व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात में विभाजित करता है। विषुवत पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं। एक विशेष मध्याह्न रेखा पर दोपहर 12 बजे सूर्य की स्थिति। बताइए क्या आंसर होगा 26 नंबर के क्वेश्चन में? तो गाइस ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? बी ऑप्शन, व्रत जो ग्लोब पर दिन और रात से विभाजित करता है। प्रदीप्ति व्रत एक रेखा ही होती है जो दिन और रात को विभाजित करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखें, निम्न में से कौन सी देशांतरों की विशेषता नहीं है? देशांतरों की विशेषता कौन सी नहीं है? सभी देशांतर अर्धवर्गाकार होते हैं, सभी समान लंबाई वाले होते हैं, इनके बीच की दूरी सदैव एक जैसी रहती है, या इनकी कुल संख्या 360 है? तो दोस्तों यहाँ पे विशेषता नहीं है। देखो ये तो है, सभी देशांतर अर्धवर्गाकार होते हैं। ठीक है भाई, देशांतर ऐसे ही तो होते हैं ना, कोई भी देशांतर ऐसे नहीं है ना, सभी देशांतर ऐसे होते हैं अर्धवर्गाकार। सभी समान लंबाई वाले होते हैं, ये भी सही बात है, क्योंकि ये यहीं पे जाकर के मिलते हैं पूरे के पूरे ध्रुवों पे। ठीक है ना, यहाँ पे जाकर के 0 डिग्री पे मिलते हैं ऐसे।
ये भी हो गया। इनके बीच की दूरी सदैव एक जैसी रहती है, नहीं दोस्तों, बीच की दूरी एक जैसी नहीं होगी। यहाँ पर दूरी कम होती है, बीच में दूरी ज़्यादा होती है इनके बीच में। ओके, तो ध्यान रखिएगा। इनकी कुल संख्या 360 है, ये भी सही है। देखो भूमध्य रेखा पर किन्हीं दो देशांतरों की दूरी अधिकतम होगी। भूमध्य रेखा पर बीचों बीच में जो भूमध्य रेखा है ना, यहाँ पर जो देशांतर होंगे ना, उनके बीच में सबसे ज़्यादा दूरी होगी बीचों बीच में। ये दूरी भूमध्य रेखा के ऊपर 111.32 किलोमीटर की होती है दोस्तों, या फिर आप मील में कन्वर्ट करें 69.17 मील के बराबर होती है ये। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी लगातार घटती जाती है। अगर आप यहाँ से यहाँ जाओगे ना, इधर ऊपर या फिर नीचे, तो ध्रुवों पर जाकर के शून्य हो जाती है, जीरो, बिल्कुल टच हो जाते हैं ये। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की घूर्णन दिशा के बारे में बताइए। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। बढ़िया। पृथ्वी की घूर्णन दिशा की बात कर रहा है तो पश्चिम से पूर्व, बी ऑप्शन होगा इसमें राइट आंसर। पृथ्वी की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड का टाइम लेती है दोस्तों, ये टाइम है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है अपना, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा होती है, बताओ किधर से किधर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। किधर से किधर होती है? उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा होती है दोस्तों उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, फैक्ट आपको मैं बताऊं इसका, तो देखो ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली जो पवनें होती हैं ना, उनको ध्रुवीय पवनें कहा जाता है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं यूं, और इधर उत्तरी गोलार्ध में यूं चलती हैं। समझ गए? आगे चलते हैं। 29 हो गया। 30 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, चीन के पूर्वी तट पर आने वाले प्रचंड चक्रवात क्या कहलाते हैं? टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून और जेट स्ट्रीम। क्या उत्तर होगा इसमें? हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा हमारा क्या? टाइफून राइट आंसर। तीसरा हो जाएगा हरिकेन, भी बोल सकते हो आप इनको, हरिकेन को टाइफून ही बोला जाता है, एक ही नाम है। ये अलग अलग घिरी हुई समदाब जो रेखाएं होती हैं, तो समदाब रेखाओं वाले जो विस्तृत उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ना, यूएसए और पश्चिमी द्वीप समूह है, तो यहाँ में हरिकेन और चीन सागर में टाइफून कहा जाता है इनको। तो हरिकेन कहाँ कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी द्वीप समूह में हरिकेन कहते हैं इनको, और चीन सागर में इनको टाइफून के नाम से जाना जाता है। इनके चलने की जो गति होती है ना, 120 किलोमीटर पर हार होती है। देखो कितनी तेज होती है। 31 देखिए, 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है किसको? ये तो शायद आप सबने पढ़ा होगा। 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है दक्षिण अंडमान एवं उत्तरी अंडमान को, छोटा लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान को, कार निकोबार एवं कामोटा द्वीप को, या ग्रेट अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर आएगा डी ऑप्शन, ग्रेट अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को। 10 डिग्री चैनल, ठीक है ना, याद रखेगा। इस चैनल की जो चौड़ाई है ना, वो 150 किलोमीटर है, और ये उत्तरी अक्षांश 10 डिग्री जो है ना, उसके समानांतर है। 32 देखिए, प्रसिद्ध कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है? महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में, चिनाब घाटी में, या जोजिला दर्रा और कारगिल दर्रे के बीच में। प्रसिद्ध कश्मीर घाटी, फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है इसको, लोहा स्पीति घाटी के नाम से भी जाना जाता है, काठमांडू की घाटी भी कहा जाता है। लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में स्थित है। नंबर 1 ऑप्शन आपका हो जाएगा। पीर पंजाल लघु हिमालय की एक शाखा है दोस्तों, ठीक है। 33 देखिए, भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? बताइए कौन से वन? मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? भारत में मैंग्रोव वन पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन में भी पाए जाते हैं, और अंडमान और निकोबार वन जो वन में है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। द्वीप समूह के जो वन है ना, अंडमान निकोबार के, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। इट मीन्स इसका आंसर क्या करेंगे हम? तीसरा ऑप्शन। मैंग्रोव वन ऐसे होते हैं जो खारे पानी और जो आधे खारे पानी होते हैं ना, जहाँ पे, वहाँ पे पनपते हैं ये। अक्सर ये ऐसे तटीय क्षेत्रों में होते हैं जहाँ कोई नदी किसी सागर में बह रही होती है,
जिससे जल में मीठे पानी की और खारे पानी का मिश्रण हो रहा होता है। सुंदरवन भारत और बांग्लादेश के बीच में एक विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा भी है। मैंग्रोवन मोस्टली मैं आपको बता दूँ 25 डिग्री से लेकर के उत्तरी 25 डिग्री उत्तरी से लेकर के 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो होते हैं इनके मध्य में उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 34 गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है बताओ। राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या असम में। गिर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों गुजरात के अंदर। कहाँ पे है भाई? गुजरात के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर हम कर देंगे बी राइट आंसर इसमें। ठीक है, ये उद्यान जो है ना एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों के लिए। 35 देखिए, बहुउद्देश्य बांधों में भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड, भाखड़ा, नागार्जुन या कोयला बांध। कौन सा बांध है बहुउद्देश्य बांधों में, जहाँ से बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजनाएं निकलती हैं? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ये बांध ओडिशा के अंदर है, ओडिशा राज्य में। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महानदी के ऊपर बना हुआ है, महानदी पर बनाया गया है। इस बांध की अगर आपको लंबाई पूछ ले तो क्या ही बताओगे? 4.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस बांध का निर्माण बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, राजस्थान में विंध्यन कगार जिससे निर्मित है वो बताइए। बालू का पत्थर, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट और डोलोमाइट। क्या आंसर होगा? बढ़िया दोस्तों, यहाँ पे आंसर होगा बालू का पत्थर, नंबर 1 ऑप्शन। देखो विंध्य कगार, इसका जो विस्तार है ना करौली, धौलपुर, मतलब जो पूर्वी राजस्थान है वहाँ पर है। डांग प्रदेश है ना, डांग प्रदेश में करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर आते हैं। और हाड़ौती, हाड़ौती के अंदर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो एक तो डांग प्रदेश हो गया और एक हो गया हाड़ौती। तो यहाँ पर इसका विस्तार है। यहाँ पे प्रमुख चट्टानें जैसे सैंडस्टोन, सैंडस्टोन मतलब जो बालू का पत्थर है ना उसी को सैंडस्टोन बोला जाता है। ये सर्वाधिक पाई जाती है। लाल पत्थर, कोटा स्टोन है ना, चूना पत्थर, चूना पत्थर जो लाइम स्टोन बोलते हैं ना, लाइम स्टोन, लाइम स्टोन मतलब चूना पत्थर ही होता है। और हीरा, ये सब पाया जाते हैं यहाँ पे। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप। गग्गर का मैदान कहाँ स्थित है? गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में, झुंझुनू, सीकर जिलों में या जालौर, सिरोही जिलों में। गग्गर का मैदान देखो सिंपल है, वैसे तो आप सभी सही आंसर कर रहे हैं इसका। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में स्थित है ये गग्गर का मैदान। गग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। एकमात्र ऐसी अंत प्रवाह की नदी है जो राजस्थान के बाहर से आ रही है। और एकमात्र ऐसी नदी भी है ये जो हिमालय श्रेणी से आ रही है, शिवालिक पहाड़ियों से आती है ये हिमाचल प्रदेश से। राजस्थान में यह हनुमानगढ़ के अंदर टिब्बी तहसील है, जहाँ पे एक गाँव है तलवाड़ा नाम से। तलवाड़ा झील भी है, वहीं पे आकर के एंट्री करती है ये हनुमानगढ़ में। बटनेर में बहते हुए आगे विलुप्त हो जाती है। फिर वर्षा ऋतु में गंगानगर में सूरतगढ़ और अनूपगढ़ के कुछ गांवों तक भी पानी पहुंचा देती है। वैदिक संस्कृति में इसको सरस्वती नदी के नाम से जाना गया है। 38 देखिए, भोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, डूंगरपुर प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो बताओ क्या होगा? भोराट का पठार दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर, राजसमंद। ठीक है, भोराट का पठार उदयपुर के अंदर गोगुंदा की पहाड़ी है और राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़। इसके बीच का जो पठारी क्षेत्र है इन दोनों का, वही है ये राजस्थान का सेकंड लार्जेस्ट पहाड़ है, पठार है। दूसरे नंबर का ऊंचा पठार है, 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा अगर हम बात करें उड़िया पठार की, उड़िया पठार ये सिरोही जिले के अंदर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है 1360 मीटर का। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में प्रवेश करने वाली विक्षोभों की उत्पत्ति का क्षेत्र बताइए। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, भूमध्य सागर या हिंद महासागर। ठीक है, इसमें दोस्तों आंसर होगा भूमध्य सागर, तीसरा ऑप्शन। राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों में उत्पत्ति भूमध्य सागरीय चक्रवात जो हैं उनसे होती है। इसे स्थानीय भाषा में मावट के नाम से भी जाना जाता है। तो शीतकाल में होती है। रबी की फसल जो होती है ना उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसको गोल्डन ड्रॉप्स भी बोला जाता है। ठीक है ना, गेहूं के लिए लाभदायक होती है। सुनहरी बूंद भी कहा जाता है, गोल्डन ड्रॉप्स। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बिजराल हिल्स से निकलने वाली खारी नदी निम्न में से किस अपवाह तंत्र का भाग है?
राजस्थान में 3 तरह का अपवाह तंत्र पाया जाता है। एक तो आंतरिक अपवाह तंत्र, आंतरिक का मतलब बोले तो अंतर जो अंतर प्रवाह क्षेत्र है, एक बंगाल की खाड़ी वाला और एक अरब सागरीय अपवाह तंत्र। अरावली के इधर बहने वाली नदियाँ अरब सागरीय हैं, इधर बहने वाली पूर्व में बहने वाली बंगाल की खाड़ी वाला, और ये जो क्षेत्र है वो अंतर प्रवाह की नदियों का क्षेत्र है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्षेत्र है, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी के अपवाह क्षेत्र में राजस्थान की कई बड़ी बड़ी नदियाँ आती हैं, जैसे चंबल नदी हो गई, बनास नदी होगी, बनास चंबल की सहायक नदी है। ओके, गंभीर, खारी, कोठाड़ी, बेड़च, मेनार, डाई, मानसी, मोरेल, बांडी, ये कई बनास की सहायक नदियाँ हैं। ये सभी बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र से संबंध रखती हैं। 41 देखे, जुती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, बनवाली और हड़प्पा। दोस्तों ये प्राप्त हुआ है कालीबंगा से, पहला ऑप्शन होगा इसमें राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 42। निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी गई है, बताओ। गौरीशंकर ओझा, गोपीनाथ शर्मा, कवि चंद्र बरदाई और दशरथ शर्मा। देखो, कवि चंद्र बरदाई हिंदी के काफ़ी महान कवि माने जाते हैं। इन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना करी थी। चंद्र बरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार ऋषि वशिष्ठ के आबू पर्वत के यज्ञ से 4 जातियों का उत्पन्न हुआ था, और वो थी एक तो चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। ये 4 में से पूछ सकता है कि कौन सी नहीं थी, तो वैसे यह 4 याद होनी चाहिए। 43 देखो, अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था। पैथिक लॉरेंस, मेजर बर्टन, रिचर्ड और जॉर्ज लॉरेंस। देखो यहाँ पर हमारा आंसर होगा मेजर बर्टन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखवाने जा रहा हूँ। 1857 की क्रांति के समय अलग अलग रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट, एक प्रश्न 100% आता है। एक तो आपको ये याद करना है जो प्रश्न में है, कोटा के मेजर बर्टन, इसके अलावा मेवाड़ के। अगर आपको मेवाड़ का पूछ लेना, क्या बताओगे मेवाड़ का, मेजर शावर्स। मेजर शावर्स था मेवाड़ का। ठीक है, जयपुर का अगर आपको पूछ ले, जयपुर के कौन थे, कर्नल ईडन। जेम्स टोड नहीं थे, कर्नल ईडन। मारवाड़ के अगर आपको पूछ ले, याद रखना मारवाड़ का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक मेसन। ठीक है, जयपुर का कर्नल ईडन, मेवाड़ का मेजर शावर्स और मारवाड़ का मॉक मेसन, ये याद रखना आप लोग। और कोटा का हो ही गया आपका मेजर बर्टन। 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का संबंध किस जिले से है, बताइए। बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और जोधपुर। तो साथियों यहाँ पे आंसर आएगा जैसलमेर। जैसलमेर जिले में जन्म हुआ था इनका। जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों से दूर रहे थे। इन्होंने अत्याचारी निरंकुश जो राजशाही शासन था उसका कड़ा विरोध किया था। जैसलमेर राज्य के अंदर राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ में शिक्षा का भी प्रसार करने के अंदर काफ़ी विशेष योगदान दिया था इन्होंने। काफ़ी बहुत ही अच्छे इंसान थे। गोपा जी ने आज़ादी के दीवाने। रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर में गुंडा राज, कई पुस्तकें छपवाई थी और वितरित करी थी। और इनके अंदर ही जो जैसलमेर राजशाही था उसके काले कारनामों का इन्होंने कर दिया था खुलेआम बुक के अंदर। काफ़ी लंबी सूची और कटु आलोचना कर दी थी। इसी वजह से इनको राजद्रोह के आरोप में जेल में भेज दिया गया था 1941 को, 24 मई को जेल में डाल करके अमानवीय अत्याचार किए गए थे जेल में। फिर 1946 के अंदर इन्होंने इनके ऊपर तेल छिड़क करके जीवित इनको जिंदा जला दिया गया था। 45 देखिए, एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले बताइए कौन कौन से थे। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, टोंक, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ 7वां चरण का काम। राजस्थान का एकीकरण का प्रथम चरण मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है। 18 मार्च 1948 को हुआ था, जिसके अंदर अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर
नीमराना ठिकाना अलवर वाला इनका विलय किया गया था। ABCD के नाम से आप इनको याद कर सकते हो। मत्स्य संघ का नामकरण जो है वो KM मुंशी के कहने पर किया गया था। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 46 में। बताओ, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? बताइए क्या होगा इसमें राइट आंसर। मुगल काल, मौर्य काल, सल्तनत काल और गुप्त काल। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गुप्त काल। ठीक है, 360 ईस्वी में समुद्रगुप्त ने योद्धाओं को हरा करके बयाना पर अधिकार किया था। बयाना दुर्ग में स्थित जो भीमलाट है ना, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ माना जाता है। भीमलाट का निर्माण समुद्रगुप्त के सामंत थे एक वारिक कुलीय छप्रद विष्णुवर्धन पुंडरीक, काफ़ी बड़ा नाम हो गया ना, इसने करवाया था। ये स्तंभ 26 फुट ऊंचा था, 26 फीट। अब इसकी ऊंचाई 22.5 22.5 फीट ही रह गई है। 47 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके मनाने के महीने का जोड़ा सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं, ये तो चौथा है। अब इनमें से कोई नहीं, इनमें से पूछ रहा है। खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन के महीने में, बाबा रामदेव जी का मेला श्रावण के महीने में, पुष्कर का मेला कार्तिक के महीने में। तो बताइए क्या उत्तर होगा इसमें। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बाबा रामदेव जी का मेला श्रावण के महीने में। ये सही नहीं है इसमें। बाबा रामदेव जी का मेला रोनेचा रामदेवरा जैसलमेर में बढ़ता है भाद्रपद द्वितीया से लेकर के भाद्रपद एकादशी तक। तो ये भाद्रपद के महीने में बढ़ता है, ना कि श्रावण के महीने में बढ़ता है। इसको मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है, मारवाड़ का कुंभ। भाद्रपद द्वितीया को बाबरी बीज या फिर रामदेव जयंती भी मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का, बता दो क्या उत्तर होगा। राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्यौहार मनाया जाता है। सातुड़ी तीज भाद्रपद शुक्ल पंचमी, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण कार्तिक कृष्ण तृतीया और कार्तिक शुक्ल पंचमी। आंसर होगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया, बी ऑप्शन राइट आंसर। राजस्थान में सातुड़ी तीज जो है ना, उसी को बड़ी तीज भी कहा जाता है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन कन्याएं जो होती हैं, सुहागिन जो महिलाएं होती हैं, वो व्रत रखती हैं और संध्या को नीमड़ी की पूजा भी करती हैं, फिर व्रत तोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि बताइए। मारवाड़, आम्बेर, शेखावाटी या मेवाड़? राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि के बारे में बता दो। क्या उत्तर होगा दोस्तों? मेवाड़ उत्तर होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़। मेवाड़ को आप मेदपाट के नाम से भी जान सकते हो। मेदपाट भी यहाँ पे मिले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे है ना अजंता चित्रण परंपरा से आगे बढ़ाया है इसको। और राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन अगर आपसे पूछ ले किसके द्वारा किया गया था, तो आनंद कुमार स्वामी ने किया था। राजपूत पेंटिंग्स नामक एक पुस्तक थी, 1916 में आई थी, उसके अंदर आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किया था। स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट 50 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी की मिश्रण मानी जाती है? अहिरवाटी, बागड़ी, रांगड़ी और मेवाती। बताइए क्या होगा इसमें। हाँ, मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है ना दोस्तों, रांगड़ी बोली है, डी ऑप्शन होगा। ये मोस्टली राजपूतों में प्रचलित है। इसमें मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण पाया जाता है। बाकी अहिरवाटी जो बोली है ना, ये अलवर जिले की बहरोड तहसील है, मुंडावर, किशनगढ़ उनके आसपास, जयपुर के अंदर कोटपुतली तहसील है, वहाँ पे बोली जाती है ये। बागड़ी जो बोली है ना, ये राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले, वहाँ पर बोली जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये जयपुर का कोटपुतली, अलवर का जो है ना क्षेत्र, अहिरवाट वाला क्षेत्र अलवर का, किशनगढ़, बहरोड मतलब अलवर का जो बहरोड क्षेत्र है, मुंडावर, इन क्षेत्रों के अंदर बोली जाती है। मेवाती बोली अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जो राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है ना, वहाँ पर बोली जाती है ये। चलो अगला देखते हैं 51 देखिए। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य बता दीजिए आप।
सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, सही बात है। अच्छे नागरिकों का विकास करना, इसमें तो हम डी ऑप्शन ही कर देंगे, राइट आंसर बिल्कुल सही है। एक अच्छे नागरिक का विकास करना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास करना, ये सब इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन 52 नंबर का, इनमें से कौन व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? बताओ, व्याख्यान विधि का गुण कौन सा नहीं है? भाषण संबंधी योग्यता का विकास करना, अध्यापक के लिए सुविधाजनक श्रवण कौशल का विकास करना, या बाल केंद्रित विधि। तो साथियों यहाँ पर हमारा आंसर होगा ये वाला नहीं है, बाकी ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है ना। अगला चलते हैं 53 नंबर का क्वेश्चन देखिए। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है क्योंकि वो भाषा का प्रयोग करता है, चिंतनशील है, हाथों का प्रयोग करता है और पैरों से चलता है। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है क्योंकि चिंतनशील है। ये काम तो पैरों पर तो पशु पक्षी ये भी चलते हैं, हाथों का प्रयोग करता है, ये भी कोई खास बात नहीं है। चिंतनशील, दिमाग है, चिंतनशील, चिंतन कर सकते हैं, हम किसी चीज़ के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, सही गलत का फैसला ले सकते हैं। चलो आगे देखते हैं 54 नंबर का क्वेश्चन। छात्र शिक्षक उपकरण को पुनः स्पष्ट करते हैं जिसमें एक चुंबक के ऊपर एक स्ट्रिंग से बंधा पेपर क्लिप लगाया जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? जांच संकल्प विधि, निर्देशित पूछताछ विधि, ओपन पूछताछ विधि, या जांच के लिए निमंत्रण विधि। क्या होगा इसमें? दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा बी ऑप्शन, निर्देशित पूछताछ विधि जो है ना वही हो जाएगी, निर्देशित पूछताछ विधि, ठीक है। गाइडेड इंक्वायरी मेथड बोल सकते हो आप इसको। 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? बताओ। ग्लोब, विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, इनमें से कोई नहीं, या विश्व का राजनीतिक मानचित्र। बताइए क्या उत्तर होगा? बढ़िया दोस्तों, यहाँ पे हमारा आंसर होगा नंबर 1 ऑप्शन, ठीक है, ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर का। प्रोजेक्ट वर्क महत्वपूर्ण होता है क्योंकि? प्रोजेक्ट वर्क क्यों महत्वपूर्ण होता है? ये बच्चों को रचनात्मक बनाता है, बच्चे के लिए एक कार्यकलाप के रूप में होता है, करके सीखना सिखाने का महत्वपूर्ण तरीका होता है, ये शिक्षकों को रचनात्मक बनाता है। तो गाइज यहाँ पे आंसर आएगा डी ऑप्शन, ये शिक्षकों को रचनात्मक बनाता है। 57 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? छात्रों के ज्ञान की जांच, उत्तम कक्ष की जांच, शैक्षिक नियोजन, या सामाजिक विकास। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, सामाजिक विकास, ठीक है। 58 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण को चुनिए आप। बिना तैयारी के विद्यार्थी का मूल्यांकन करना, पाठ्य भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, पाठ को विस्तृत रूप से याद करना, या पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना हो जाएगा, उचित कारण। 59 देखिए। शिक्षार्थियों के संकल्पनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? कक्षा के दौरान आकलन, सत्र के समाप्त होने पर आकलन, परियोजना का आकलन, या पाठ के अंत में आकलन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, सत्र के समाप्त होने पर आकलन, बी ऑप्शन हो जाएगा। संकल्पनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है। 60 नंबर का क्वेश्चन। एक परीक्षा की विश्वसनीयता का अर्थ क्या होता है? बताइए। परीक्षा अंकों की परिशुद्धता, परीक्षा अंकों का विकास, परीक्षा अंकों की संगतता, या परीक्षा अंकों की रेटिंग। परीक्षा की विश्वसनीयता का मतलब होता है परीक्षा अंकों की संगतता। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें। भाई अगर हम परीक्षा में अंक एज ए टीचर सही दे रहे हैं, जैसा बच्चे ने लिखा है उसी के अनुसार, तो ही परीक्षा में विश्वसनीयता तभी आएगी ना। नहीं तो कोई बच्चा 36 नंबर पास मार्किंग ला रहा है और उसको 80% बना दे रहे हैं हम, है ना, तो वो विश्वसनीयता नहीं रह जाएगी, फिर कोई मज़ा नहीं आएगा। ओके, बढ़िया।